इमेजिन कीजिए एक इंसान कोर्ट में केस लड़ रहा हो और सामने वाले जज के पास हर एक वीडियो फुटेज का और कैमरे का एक्सेस हो। ये कोई साधारण जज नहीं है, बल्कि एक बहुत पावरफुल एआई हो। एक ऐसा जज जो इमोशन के सिवाय एविडेंस के ऊपर फैसला लेता हो। उसके लिए हर एक मुजरिम एक समान हो। कहानी की शुरुआत में हमें एक एआई जज के बारे में बताया जाता है जिसका नाम मैडॉक्स है। जब लॉस एंजलिस में क्राइम अपने पीक पर था, तब क्रिमिनल को कंट्रोल करना और हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया। तब इंसानों ने एक नए जज को तैयार किया। मैडॉक्स ने अभी तक 18 मुजरिमों को सजा दी है। फिल्म की शुरुआत एक भविष्य के लॉस एंजलिस से होती है। वहां मर्सी कोर्ट नाम की एक नई न्याय प्रणाली बनाई गई है, जिसमें हिंसक अपराधों के मामलों में आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए एआई जज का इस्तेमाल किया जाता है। आरोपियों को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 90 मिनट दिए जाते हैं, वरना उन्हें सोनिक ब्लास्ट से मौत की सजा दे दी जाती है। एलएपीडी के डिटेक्टिव क्रिस रेवन पर अपनी पत्नी निकोल की हत्या का आरोप है। उनके केस की सुनवाई एआई जज मैडॉक्स कर रही हैं। रेवन पर आरोप है कि वो अपनी शराब की लत के कारण अलग रहने के बावजूद निकोल से मिलने गया था। उसे घर से निकलते हुए देखा गया था और उनकी बेटी ब्रिट ने निकोल की लाश देखी, जिसके पेट में चाकू घुसा हुआ था। बाद में रेवन को एक बार में दूसरे पुलिस वालों से झगड़ा करते हुए गिरफ्तार किया गया। इस समय उसकी अपराध की संभावना 97% बताई जाती है और मौत की सजा से बचने के लिए इसे 92% से नीचे लाना जरूरी है। रेवन मैडॉक्स को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने निकोल को नहीं मारा, लेकिन मैडॉक्स तो मजबूत एविडेंस की मदद से सोचती थी। रेवन की अभी नींद खुली थी और उसे कुछ भी याद नहीं था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। रेवन गिड़गिड़ाकर मैडॉक्स से अपनी बेटी से बात करने की विनती करने लगता है, लेकिन मैडॉक्स कहती है गवाह के सिवाय किसी भी नाबालिग से बात करना रूल्स के खिलाफ है। उसके बार बार गिड़गिड़ाने पर मैडॉक्स को भी उस पर तरस आता है और वो ब्रिट से कॉल कनेक्ट करती है। रेवन अपनी बेटी ब्रिट से बात करके उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि वो बेगुनाह है, लेकिन निकोल के माता पिता जो अभी ब्रिट की देखभाल कर रहे हैं उसे उससे बात करने नहीं देते। मैडॉक्स निगरानी कैमरों और रिकॉर्ड की गई जानकारी का इस्तेमाल करके रेवन की मदद करती है ताकि वो पता लगा सके कि निकोल की हत्या किसने की होगी। रेवन अपने दोस्त रॉब नेल्सन से भी बात करता है, जो निकोल का सहकर्मी भी था, और बताता है कि ऑफिस में लोग उसकी चिंता कर रहे थे। रेवन को पता चलता है कि निकोल अपनी मौत से पहले पैट्रिक बर्क नाम के आदमी से मिल रही थी। उसने निकोल को ब्लैक मार्केट से खरीदकर एक फोन भी दिया होता है जिसे मैडॉक्स ट्रैक नहीं कर सकती थी। रेवन अपनी साथी पुलिस अधिकारी जैक डायलो से कहता है कि वो बर्क को ढूंढे। बर्क को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, इसलिए वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैक ने उसके सहकर्मियों को इन्फॉर्म किया था कि वो एक होटल में रुका हुआ है और पीछे की डोर से भागने की कोशिश करने लगा है। जैसे ही वो पीछे की डोर से निकलने वाला था, तभी जैक उसे दबोच लेती है, लेकिन वो फिर से होटल में घुस जाता है। बाद में जैक को बिल्डिंग के ऊपर से दौड़ाता है। बहुत मेहनत करने के बाद वर्क एक बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। उसके साथ डिटेक्टिव जैक भी नीचे गिर जाती है। जैक एक मजबूत अफसर थी, इस वजह से बर्क को वो आसानी से काबू कर लेती है। बर्क मानता है कि वो निकोल से मिल रहा था क्योंकि निकोल को लगता था कि वो अपनी परेशानियों के बारे में रेवन से बात नहीं कर पा रही थी, लेकिन हत्या के समय उसके पास पक्का अलीबाई होता है, इसलिए उसे संदिग्धों की सूची से हटा दिया जाता है और रेवन पर शक और बढ़ जाता है। जब बर्क भाग रहा होता है, तब मैडॉक्स ने रेवन की अपराधी होने की संभावना 2% से कम की थी, लेकिन वो उसे फिर से बढ़ाकर 98% कर देती है। रेवन को अपने ऊपर लगे आरोपों का सामना करना पड़ता है। वो पहले शराब छोड़ चुका था, लेकिन अपने पुराने साथी रे वेल की हत्या के बाद फिर से शराब पीने लगा। रेवन को अफसोस है कि उसने उस संदिग्ध को गोली मारकर नहीं मारा, क्योंकि बाद में वो अदालत से बरी हो गया और रे की मौत के लिए दोषी नहीं पाया गया। शराब की लत के कारण रेवन का व्यवहार आक्रामक हो गया था और वो निकोल से दूर रहने लगा था। निकोल उसकी हरकतों को रिकॉर्ड करती थी ताकि जब वो होश में हो तो खुद देख सके। उनकी बेटी ब्रिट भी अपने पिता से नाराज रहने लगी थी और उसने अपने बॉयफ्रेंड से कहा था कि वो चाहती है कि उसके माता पिता का तलाक हो जाए। मैडॉक्स रेवन को उनकी वीडियो कॉल दिखाती है। ये बात उसे ब्रिट के इंस्टाग्राम अकाउंट से पता चलती है। यहाँ रेवन को पता चलता है ब्रिट के 2 इंस्टाग्राम अकाउंट यूज कर रही है। एक इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में उसे जानकारी थी, लेकिन दूसरे अकाउंट के बारे में उसे कुछ पता नहीं होता। इसी दूसरे सीक्रेट इंस्टाग्राम अकाउंट से ब्रिट अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। ये बात उसे कभी पता नहीं चलती, लेकिन मर्सी कोर्ट के पास पूरे शहर का इंटरनेट एक्सेस, हर एक कॉल रिकॉर्ड की जा रही थी। हर एक अकाउंट को मर्सी कोर्ट से कनेक्ट किया हुआ था। हर एक कैमरे का फुटेज मर्सी के सर्वर पर सेव था। इस तरह मर्सी का पूरे शहर पर कंट्रोल था। हर एक कोने में मर्सी की मौजूदगी महसूस की जा सकती थी। ऐसा कोई कोना नहीं था जहां मर्सी झांक कर न देख सके। समय तेजी से खत्म हो रहा होता है, इसलिए रेवन जोर जोर से सोचते हुए उन सभी लोगों की सूची बनाता है जो निकोल के करीब थे। वो एक एक करके संदिग्धों को हटाने लगता है। वो बर्क और निकोल को संदिग्धों से हटा देता है और अब दोस्तों और सहकर्मियों पर ध्यान देता है। रेवन को याद आता है कि हत्या से कुछ दिन पहले उसने निकोल के साथ एक बारबेक्यू पार्टी रखी थी। वो उन लोगों को संदेह के दायरे में लाता है जो उस समय निकोल से संपर्क में थे। मैडॉक्स उसे एक सहकर्मी होल्ट चार्ल्स का रिकॉर्ड दिखाती है, जो पैसों की परेशानी में था और जिसे रॉब मदद कर रहा था। रेवन को शक होता है कि शायद होल्ट ने पैसे के लिए निकोल को मारा हो, इसलिए मैडॉक्स उससे संपर्क करती है, लेकिन होल्ट बताता है कि असल में वो रॉब की मदद कर रहा था।
जांच में पता चलता है कि काम की जगह से कुछ केमिकल्स गायब है और इसके लिए रॉब जिम्मेदार है। तभी रेवन को झट से कुछ याद आता है। वो मॉर्सी को ब्रिट का वीडियो रिकॉर्ड दिखाने बोलता है। रेवन फिर से ब्रिट की वीडियो रिकॉर्डिंग देखता है। उसमें ब्रिट को कोई आवाज सुनाई देती है और उसे लगता है कि उसके पिता घर आए हैं, लेकिन दूसरी फुटेज से पता चलता है कि उस समय रेवन घर पर नहीं था। जब ब्रिट ने नीचे का वीडियो रिकॉर्ड किया था तो बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है। रेवन हैरान हो जाता है क्योंकि बेसमेंट का दरवाजा हमेशा बंद रहता था, लेकिन आज रहस्यमय वजह से दरवाजा खुला हुआ है। रेवन को शक होता है कि मर्डर करने के बाद भी बेसमेंट में छुपा था। असल में बारबेक्यू पार्टी में आया हुआ कोई एक इंसान वापस नहीं गया है। वो 2 दिन तक घर में ही छुपा रहा। जब मर्सी को वो डोर के फट में से इमेज को क्लियर करने बोलता है, इमेज को क्लियर करने के बाद उसमें किसी की हाथ दिखाई दे रही थी और एक आदमी की परछाई भी दिखती है। मैडॉक्स पड़ोसी के सुरक्षा कैमरे की फुटेज दिखाती है जिसमें झाड़ियों में हलचल दिखती है। पार्किंग लॉट की फुटेज में रॉब पड़ोसी की कार के ट्रंक से निकलते हुए दिखाई देता है। रेवन तुरंत जैक को फोन करता है और कहता है कि वो रॉब के घर जाए, लेकिन सावधान रहे क्योंकि वो हथियार बंद हो सकता है। जब स्वॉट टीम रॉब के घर पहुंचती है तो वो वहां नहीं मिलता, लेकिन उन्हें चोरी किए गए केमिकल्स और बम बनाने की योजना मिलती है। मैडॉक्स रॉब की और जानकारी निकालती है और पता चलता है कि वो फोस्टर केयर सिस्टम में पला बढ़ा था। उसे रॉब का बचपन का एक फोटो मिलता है, लेकिन उस फोटोग्राफ में और कोई भी था जिसका सिर्फ हाथ दिखाई दे रहा था। रेवन मर्सी को दूसरा लड़का कौन है ढूंढने बोलता है। उन्हें पता चलता है कि कुछ दिन पहले जब मर्सी की पहली ट्रायल चल रही थी तब मर्सी ने डेविड वेब नाम के एक मुजरिम को फांसी की सजा दिलाई थी और वो और कोई नहीं था, वो रॉब का भाई था। रेवन को समझ आता है कि ये सब उसके खिलाफ रचा गया बदले की योजना है। इससे रेवन बेगुनाह साबित हो जाता है और मुकदमा खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वो कुर्सी से उठता है तो मैडॉक्स के साथ उसका नेटवर्क कनेक्शन टूट जाएगा और वो रॉब को ट्रैक नहीं कर पाएगा। मैडॉक्स बोलती है, मैं ट्रायल खत्म कर दूंगी, क्योंकि 90 मिनट में से अब सिर्फ 9 मिनट बचे थे। जैसे ही टाइमर 0 हो जाता, रेवन को मारने की प्रोसेस शुरू हो जाती, लेकिन फिर भी रेवन ऐसा करने से मना कर देता है और उसे कहता है, गलती सबसे होती है, चाहे वो इंसान हो या फिर AI, लेकिन हम उस गलती को सुधार सकते हैं। बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट आता है, लेकिन मर्सी ट्रायल को खत्म नहीं करती। तभी फुटेज में दिखता है कि रॉब ब्रिट का अपहरण करके उसे अपने ट्रक में ले जा रहा है। उसी समय एक टाइमर चलता है और रॉब के शेड में रखा बम फट जाता है, जिससे स्वॉट टीम के कई लोग मारे जाते हैं। जैक अपनी होवर साइकिल पर रॉब का पीछा करती है। पता चलता है कि रॉब अपने ट्रक में बहुत सारे विस्फोटक लेकर मर्सी कोर्ट की बिल्डिंग को उड़ाने जा रहा है, जबकि ब्रिट को बंधक बना रखा है। पुलिस उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करती है। कप्तान ट्रक के नीचे एक बम रोबोट से विस्फोट करने की तैयारी करता है। रेवन जैक को बोलता है, ऐसा मत करो, ट्रक में मेरी बेटी भी है, लेकिन जैक उसकी बात नहीं सुनती। मैडॉक्स भी जैक का साथ देती है, क्योंकि अगर रॉब ट्रक लेके मर्सी बिल्डिंग के पास आता तो मर्सी बिल्डिंग खत्म हो जाती। इससे शहर में बहुत सारे लोगों की जान को खतरा था, इसलिए मैडॉक्स भी उस बम रोबोट को चलाने की परमिशन दे देती है। स्वॉट टीम का एक लीडर उस रोबोट को ट्रक के नीचे भेज देता है और रिमोट का बटन दबाता है, लेकिन सरप्राइजिंगली कोई एक्सप्लोजन नहीं होता। जैसे ही बम रोबोट ट्रक के नीचे जाता है, उसी समय पर मैडॉक्स ने बम रोबोट को हैक करके उसे फेल किया था ताकि ब्रिट को नुकसान न पहुंचे। आखिरकार रॉब फिर से मर्सी कोर्ट पहुंचता है और ट्रक से बिल्डिंग में टक्कर मार देता है, लेकिन उससे पहले मैडॉक्स सभी लोगों को बाहर निकलवा देती है। नेटवर्क रीसेट हो जाता है और रेवन अंदर फंस जाता है, जबकि उसकी फांसी का समय कुछ ही सेकंड दूर होता है। अब रेवन की फांसी को चंद सेकंड बचे थे, लेकिन नेटवर्क रीसेट की वजह से रेवन की बातें मैडॉक्स को समझ नहीं आ रही थी। वो मैडॉक्स को बार बार कह रहा था ट्रायल खत्म करो, लेकिन मैडॉक्स को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। अब टाइमर में सिर्फ 4 सेकंड बचे थे, लेकिन उसी समय पर मैडॉक्स ट्रायल खत्म कर देती है और रेवन फ्री हो जाता है ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके। लिफ्ट से नीचे जाने पर रेवन को दिखता है रॉब ने ब्रिट को बंदूक की नोक पर पकड़ा हुआ है। वो रेवन को लिफ्ट में से बाहर आने बोलता है, लेकिन रेवन लिफ्ट के अंदर से बाहर नहीं निकलता। रॉब उसे धमकाता है, अगर तुम अभी बाहर नहीं आए तो मैं ब्रिट को शूट कर दूंगा। रेवन ब्रिट की वजह से लिफ्ट में से बाहर निकलता है। तभी रेवन चुपके से मैडॉक्स से कहता है कि डेविड वेब की ट्रायल शुरू करो और उसे मौका दो कि वो अपने भाई डेविड को बेगुनाह साबित करे, अगर वो सच में बेगुनाह है। इससे रेवन को कुछ समय मिल पाए ताकि वो अपनी बेटी ब्रिट को बचा सके। मैडॉक्स उसे सीक्रेटली बताती है कि रिमोट में लगी बैटरी निकालने पर बम फेल हो जाएगा और हम एक्सप्लोजन को रोक सकते हैं। जब रॉब मैडॉक्स से बात कर रहा होता है तब रेवन ब्रिट को समझाता है कि रिमोट की बैटरी निकालो। मौका पाकर रेवन सामने जाकर रॉब का सामना करता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है। आखिरकार रेवन उसे काबू कर लेता है और उससे मारने ही वाला होता है, लेकिन ब्रिट और मैडॉक्स उसे रोकते हैं ताकि रॉब का भी ट्रायल हो सके। तभी जैक रॉब को गोली मार देती है, लेकिन रेवन उसकी बात सुनना चाहता है। रॉब बताता है कि उसका भाई डेविड जेल से रिहा होने के बाद उसके पास आया था। उसने उसे एक फोन दिया और रहने के लिए घर खरीद कर दिया। रॉब चाहता था कि अपना भाई सुधर जाए और ड्रग की लत से आजाद हो जाए। रॉब बताता है कि उसका भाई डेविड निर्दोष था। जब हत्या हुई थी तब वो रॉब से बात कर रहा था। मैडॉक्स पुरानी फुटेज निकालती है और साबित करती है कि डेविड उस समय अपराध स्थल के पास भी नहीं था। सच्चाई ये निकलती है कि जैक ने सबूत मिटा दिए थे ताकि मर्सी कोर्ट को सफल साबित किया जा सके और इसी कारण एक निर्दोष आदमी को मौत की सजा मिल गई।
अंत में जैक और रॉब दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ब्रिट दौड़कर अपने पिता से लिपट जाती है। मेडॉक्स सिस्टम बंद कर देती है और स्क्रीन पर एक संदेश आता है कि रेवन का केस खारिज कर दिया गया है।